दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और टैलेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई भी मेरे साथ कर रहे हैं। तो टैलेंट मैनेजमेंट में मैं आ गया हूं, यूनिट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, एमबीए थर्ड सेम में एचआर के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, बीबीए के अंदर आता है, बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है, पीजीडीसी एक सब्जेक्ट आता है। यूजीसी नेट में कम से कम 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं एज इट इज सिंपल। जो अपन ये पूरे वीडियो में देखेंगे 5 क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट तक में मिल जाने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से स्वागत करता हूं और सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं अपन। ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में अपन ने कवर अप किया है। इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं की प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, की प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड रिटेंशन। वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहला टॉपिक होता है, लेकिन अपने यहाँ पर फर्स्ट बाद में दिया हुआ है सिलेबस में, तो अपन बाद में ही लेटर ऑन चेक आउट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो, मीन्स के आधे घंटे का भी हो सकता है, आधे से 1 घंटे का भी बीच में भी बन सकता है, लेकिन सारी चीजें अपन डिटेल में सीखेंगे। इसके बाद और कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी और हमारे स्टूडेंट तो और कोई देखते भी नहीं है, भैया सर आप बढ़ा दो, जो करना है कर दो। ये सारे टॉपिक अपन क्लियर कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप मुझे जरूर बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मेरे को थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ या थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। थोड़ा फीडबैक दोगे तो मेरे को थोड़ा और हेल्प हो जाएगी, ताकि मैं और अंडरस्टैंड आपको करा सकूं। तो चलते हैं की प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। अभी तक मैं टैलेंट मैनेजमेंट का मीनिंग मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके कंपोनेंट्स, उसके की प्रोसेस मॉडल अपन ने क्लियर कर लिया है। अब मैं देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट होता क्या है? रिक्रूटमेंट का देखिए बेसिक मीनिंग होता है कॉल फॉर द जॉब, कॉल फॉर द जॉब, यानी काम के लिए आवाज लगाना। किसके लिए आवाज लगाना? भैया यहाँ पे काम है, काम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसी को बोलते हैं भैया देसी बात में तो रिक्रूटमेंट। यानी कि किसी एक्स कंपनी, अरे अपन तो अपने मिस्टर पिंटू को पकड़ते हैं, मिस्टर पिंटू साहब की कंपनी है एक्स, ठीक है। उस कंपनी में एक अकाउंटेंट की वैकेंसी खाली हो गई। किसकी वैकेंसी खाली हो गई? अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट था जूनियर अकाउंटेंट, छोड़ के चला गया, भाग गया। भैया मिस्टर पिंटू पैसे नहीं देते होंगे। जब ये छोड़ के चला गया तो ये अकाउंटेंट की जो वैकेंट हुई पोस्ट है, अब उसकी एक सर्टेन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, होगी ना। एक सर्टेन सैलरी ये पेड कर रहे होंगे, सर्टेन सैलरी दे रहे होंगे, सर्टेन क्वालिफिकेशन यानी सर्टेन टाइम पीरियड भी होगा, सर्टेन सैलरी भी दे रहे होंगे, सर्टेन उनकी लीव वगैरह ये ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। तो इसके लिए ये एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं, जिसमें बोला जाता है कि हमको एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है और हम उसकी मिनिमम योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस फ्रेशर होना चाहिए, जूनियर है तो फ्रेशर, सीनियर है तो थोड़ा एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, ये सैलरी देंगे। इसी प्रोसेस को, इसी बात को रिक्रूटमेंट बोला जाता है, जस्ट कॉल फॉर द जॉब। अब कितने बंदे अप्लाई करेंगे? 50 बंदे अप्लाई करेंगे, 100 बंदे अप्लाई करेंगे, 5 बंदे अप्लाई करेंगे। पिंटू की कंपनी है तो कोई अप्लाई भी ना करे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करवाने की काम टैलेंट मैनेजमेंट का होता है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, देन अप्लाई इन द जॉब फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनको प्रेरित करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें। आज तो बेरोजगारी इतनी हो गई है कि अपन एक रिक्रूटमेंट 5 वैकेंसी निकालते हैं, 50 जने आ जाते हैं। भैया वो 40 में काम कर रहा है, हम 30 में काम कर लेंगे। तो क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब ही यह है कि हमको सर्च करना है। अब ये सर्च कहां कहां से हो सकता है? जरा सोचिए, ये न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर। इस बीच में क्या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है। कौन कौन से मेथड है? एक तो ट्रेडिशनल है जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, एक मॉडर्न है, ठीक है। बहुत सारे बुक के अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएट दे रखे, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करी, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ट्रेडिशनल कैसे चल रहा था भैया? रेफरेंस के थ्रू हम किसी को बुला लेते थे, कोई भैया ये सिफारिश आई है इनकी, इनको रखना पड़ेगा। हम हमारे ही कंपनी में से किसी को प्रमोट कर देते थे, हम न्यूज़पेपर में ऐड दे देते थे। ये सारे के सारे पुराने मेथड थे। अब लिंक्डइन करके वेबसाइट आ गई है, सोशल मीडिया पे ऐड आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे फर्जी भी होते हैं लेकिन बहुत सारे सही भी होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन कैंपेन चलता है monster.com पे, कैंपस प्लेसमेंट नाम दिया जाता है। एमबीए में जो आ रहे हैं वो कैंपस प्लेसमेंट आपको जब कंपनी लेकर जाएगी तो वो भी एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए आए तो उसमें सिलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स वो अपनाएंगे, सारी चीजें आज डिटेल में देखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या है? कॉल फॉर दी जॉब। जब मैं बात करता हूं रिक्रूटमेंट की तो बहुत सारी बुक के अंदर मेजरली दो ही टाइप लिखे हुए हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल नहीं लिखा हुआ है। बुक भैया बोलती है कि ज्यादातर बुक ये बोलती है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, नॉट की मॉडर्न और न्यू, नहीं ये नहीं बोलती। वो बोलती है इंटरनल यानी आंतरिक। जब हम कंपनी के इंटरनल में, जब हम कंपनी के अंदर से किसी बंदे का प्रमोशन कर दें, डिमोशन कर दें, मतलब बड़े से छोटा बना दें, छोटे से बड़ा बना दें, लेबर को सुपरवाइजर बना दें, सुपरवाइजर को लेबर बना दें, कंपनी में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में करते, जॉब रोटेशन हो गया, जॉब एनरिचमेंट। आज से तुमको 4 काम और देखने हैं। जॉब एनरिचमेंट देखो, मैंने छोटी छोटी बातों में आपको 3 मीनिंग बता दी है। जॉब रोटेशन बता दिया, जॉब एनरिचमेंट बता दिया, डिमोशन बता दिया, प्रमोशन बता दिया। तो वो सारी चीजें किसके अंदर कहलाती है? ट्रांसफर। वो सारी चीजें किसमें कहलाती है? विद इन इंटरनल रिक्रूटमेंट। आइए एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला है ट्रांसफर। ए को बी की जगह रिक्रूट कर दिया गया, दैट इज ट्रांसफर। प्रमोशन, सुपरवाइजर को मैनेजर बना दिया गया, प्रमोशन दे दिया भैया आपको। याद रखिए आजकल तो कंपनी में प्रमोशन केवल पोस्ट पे होता है, सैलरी में नहीं होता। इंटरनल एडवर्टीजमेंट, सच बोलता हूं मेरा क्या आदत है। इंटरनल एडवर्टीजमेंट ये कहां होता है? ये आर्मी में होता है, बैंकिंग सेक्टर में होता है। मेजरली क्या करते हैं उसके अंदर? वो इंटरनल एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। जैसे कि अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या लग रहा है कि उसका सेपरेट एग्जाम हो रहा है और वो वहां से नहीं, सीआईएसएफ, आरपीएस से, सीआईएसएफ के जो बंदे हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो बंदे हैं, जो हमारे यहाँ इंस्पेक्टर हैं बंदे, वही वो एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। आर्मी के अंदर स्पेशल जो विंग बनी है वो उन्हीं के लिए बनी है। तो इंटरनल एडवर्टीजमेंट। लैंड सर्विसेज यानी उधार ले लेना या किसी को बोल देना भैया कि आप ये काम भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, इसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। क्या बोला जाता है? जॉब एनरिचमेंट। आगे बढ़ता है, ठीक है। अगला लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनिंग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनी का शोषण कर लेना, यानी कि ट्रेनी से ही काम करवा लेना। ट्रेनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कंपनी जब तक आप उसको परमानेंट नहीं कर रहे हो। यानी कि जो आप इंटर्नशिप पे गए हो, यू आर एज अ ट्रेनी इन योर कंपनी। अगर आप ट्रेनी हैं तो उसी को ही हमने परमानेंट रिक्रूटमेंट कर लिया गया, तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट में आया, वो एक्सटर्नल नहीं आया। क्योंकि पहले आपने इंटरनल किया था, उसके बाद उसका ही शोषण कर लिया गया, यानी उसी को ही ऑब्जर्व कर लिया गया, यानी कि उसको ही संकुचित कर लिया गया। तो वही जब आपका परमानेंट एम्प्लॉय बन गया तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनिंग के लिए। बताओ बात समझ में आई ना? बहुत इजी है, इंटरनल के सारे पॉइंट इजी हो गए होंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल देख लेते हैं। एक्सटर्नल में भैया क्या कह रहे हैं? सबसे पहला एडवर्टीजमेंट। अब ये एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो, बिलबोर्ड लगा सकते हो, monster.com से टाई अप कर सकते हो। कैजुअल कॉलर्स, ऐसे ही चले आए थे हम तो तुम्हारे घर पे और कहने कि भैया कोई नौकरी है क्या, तो वो कहलाते हैं कैजुअल कॉलर। जब आप वॉक इन करके डायरेक्ट कंपनी में पहुंच गए, कोई एड वेड नहीं दिया था, वॉक इन करके चले गए, तो वो कैजुअल कॉलर्स कहलाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो monster.com, naukri.com या कोई एजेंसी है जो रिक्रूटमेंट का काम करती है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एमबीए का आपका प्लेसमेंट होगा तो आप रिक्रूटमेंट कहलाओगे, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट लेबर यूनियन। लेबर यूनियन बहुत सारे जो ठेकेदार लोग होते हैं जो लेबर लाते हैं, वो लेबर यूनियन के थ्रू लाते हैं और उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो लेबर यूनियन के थ्रू। बेसिकली इन्हीं के थ्रू हम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन इज अ डिफरेंट पार्ट। रिक्रूटमेंट में केवल हम नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। इसको फिर ध्यान से समझिए कि मेरी पोस्ट है, मेरे मान लीजिए 2 जनों की रिक्वायरमेंट है। मुझे कितने जनों की रिक्वायरमेंट है? 2 जनों की, लेकिन इसके लिए 70 लोगों ने अप्लाई करा है। कितने? 70 लोगों ने अप्लाई करा है। तो ये अप्लाई करने का उनको पता कैसे चला
कि मेरे को 2 जनों की रिक्वायरमेंट है, पता कैसे चला? उनको न्यूज़पेपर से पता चल सकता है, उनको किसी रेफरेंस के थ्रू पता चल सकता है, उनको कोई एजेंसी अप्रोच कर सकती है, उनको कोई एक्सचेंज यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अप्रोच कर सकता है। तो ये 70 लोगों ने अप्लाई करा, ये रिक्रूटमेंट है। इन 70 में से मैं 2 लोगों को रखता हूं, एक जने को वेटिंग में रखता हूं, 2 का सिलेक्शन करता हूं। दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन। सारी चीजें, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन सा मेथड रहेगा, वो सब देखेंगे, ठीक है। और आपके सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि भैया इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो खैर है पूरा अलग टॉपिक, लेकिन इसके अंदर ही अपन पूरा सारी चीजें सीख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉय, यदि कोई पुराना एम्प्लॉय है या नया एम्प्लॉय है, उसने अपने जीजा साले को बताया, भाई बंधु चाचा मौसी के लड़के को या लड़की को बताया कि भैया इनको रख लीजिए आपकी कंपनी में पिंटू साहब, तो वो रिकमेंडेशन का भी एक्सटर्नल सोर्स आएगा। वेटिंग लिस्ट, ये जो वेटिंग लिस्ट अभी मैंने आपको बताई थी ना, 2 को सेलेक्ट करा और एक रह गया, जो एक रह गया उसी में से आपने सेलेक्ट कर लिया, तो दैट इज द वेटिंग लिस्ट। बताओ कुछ मुश्किल है क्या इसको याद रखना? मैंने आपको इतना इजीली बता दिया कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी कंपनी के अंदर से आप किसी बंदे को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, और आप कंपनी के बाहर से किसी बंदे को सर्विस कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। ट्रांसफर होगा तो कंपनी के विद इन होगा, प्रमोशन होगा तो कंपनी के विद इन होगा, डिमोशन होगा तो कंपनी के विद इन होगा, जॉब एनरिचमेंट होगा कंपनी के विद इन होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, रिकमेंडेशन होगा, एम्प्लॉय बताएगा, एम्प्लॉय एक्सचेंज बताएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बताएंगे, तो वो एक्सटर्नल होंगे। बताओ कहां मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। हर जीवन का हर राह आसान है, केवल मेहनत करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मतलब मेरे साथ जुड़े नहीं पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े ना जुड़े, आप पढ़ाई पे बस कंसंट्रेट करिए, आप जीवन में सफलता पाएंगे। अब आ जाते हैं, हम जो रिक्रूटमेंट किया था, 70 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से हमको क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन में मतलब, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो मैं बात कहने जा रहा हूं, ये आपका जीवन तक बदल सकती है। क्यों बदल सकती है? क्योंकि मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं आपके खुद के इंटरव्यू के बारे में। किसके बारे में? इंटरव्यू के बारे में, कि सर हमारा इंटरव्यू होगा तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से हमारा पैरामीटर पे हमको चेक किया जाता है। बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली, और किस पैरामीटर पे हमको सिलेक्शन किया जाता है। ये जो सिलेक्शन का मैं अभी प्रोसेस पूरा समझाने वाला हूं, ये स्टार्ट कैसे होता है, इसकी बिगिनिंग कहां से होती है, आप याद रखिएगा। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है इसका, आस्क का फॉर्मूला। A for attitude, S for skill और K for knowledge। A for attitude, S for skill, K for knowledge। कोई भी इंटरव्यूअर आएगा, यदि प्राइवेट कंपनी का है, यदि वो आपका फिजिकल अपीयरेंस नहीं देख रहा, मतलब फिजिकल एबिलिटी नहीं करा रहा है, जैसे आर्मी में रनिंग के लिए नहीं भेज रहा, तो भी मेजरली आपका जो सिलेक्शन होता है वो आस्क के बेसिस पे होता है। तो सर ये क्या है? एटीट्यूड चेक किया जाता है, हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब, आप कितने सीरियस हैं, आप वर्क करने के लिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट है कि नेगेटिव माइंडसेट है। याद रखिए, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, एचआर की थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग की थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। आप जाएंगे किसी कस्टमर के पास, वो गालियां देगा, आपको समझाना है उसको कि भैया हमारी गलती नहीं थी, आपने प्रोडक्ट का गलत तरीके से यूज करा, इसलिए आपको रिएक्शन हुआ, इसलिए प्रोडक्ट में फॉल्ट आई, हमारे प्रोडक्ट की गलती नहीं थी। आपको उसको कन्विंस करना है, इसमें आपकी सारी एजुकेशन धरी की धरी रह जाएगी। आपका जो प्रैक्टिकल एटीट्यूड है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो बात करती है। स्किल याद रखना दोस्तों, स्किल से पहले मैं नॉलेज की बात करता हूं। नॉलेज जो 2 साल के अंदर आपको एमबीए की डिग्री में मिल रहा है, बीबीए की 3 साल की डिग्री, बीकॉम ऑनर्स की 4 साल की डिग्री, पीजीडीसीए की 2 साल की डिग्री है ना, यूजीसी नेट तो कर ही रहे हैं, तो उनमें अंदर जो नॉलेज मिल रहा है, जो आप प्रैक्टिकल लॉ सीख रहे हैं, जो प्लानिंग की प्रोसेस सीख रहे हैं, ये नॉलेज आपका चेक किया जाता है। इसलिए पूछता है इंटरव्यूअर कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। वो खुद का फेवरेट नहीं पूछता, वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आपने बता दिया मतलब कि आपकी किताब की नॉलेज अच्छी है, आप में नॉलेज अच्छा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जो पैसा होता है ना, वो स्किल बना के देती है। कौन बना के देती है? स्किल बना के देती है।
आपको कितना भी ज्यादा नॉलेज हो, कितना भी अच्छा एटीट्यूड हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, जब तक स्किल नहीं है तब तक पैसा नहीं आएगा। कोई टीचर कितना भी अच्छा हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी है भाई, बहुत ज्ञानी है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं है, कम्युनिकेशन वीक है, रिटर्न लैंग्वेज वीक है, तो भैया उसको पैसा नहीं देगा। कोई कॉलेज वाला रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, कोई सिलेक्शन नहीं करेगा, रिक्रूटमेंट तो करेगा, सिलेक्शन नहीं करेगा। आप कितने भी अच्छे एचआर में बन जाओ, आपको कितना भी वास्ट नॉलेज हो सारे लॉस का, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और पैसा नहीं बनेगा। एक गाड़ी का मैकेनिक पूरी गाड़ी जानता है, चलाना जानता है, लेकिन अगर उसकी रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा, रिपेयरिंग की उसकी पूरी प्रोसेस पता है लेकिन कर नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, तो पैसा नहीं बना पाएगा। एक कंडक्टर, आपको पता है कंडक्टर की सैलरी कम होती है, ड्राइवर की सैलरी ज्यादा होती है, जबकि कंडक्टर ड्राइवर से ज्यादा मेहनत कर रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी टिकट काट रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी हाथ दे रहा है, कभी पास निकल रहा है, फिर भी ड्राइवर की सैलरी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो स्किल का काम कर रहा है। कंडक्टर के में स्किल की रिक्वायरमेंट कम है, वहां पे केवल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। भैया कहां से कहां तक का कितना टिकट, यहां से यहां तक का कितना टिकट, हाफ सवारी का कितना टिकट, लेकिन जो ड्राइवर काम करता है, और कंडक्टर पूरे जीवन भर देखता है ड्राइवर को, लेकिन कभी भी जब तक वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेगा ड्राइवरी नहीं सीख सकता। तो हमेशा याद रखिए, स्किल आपको पैसा बना के देगी, नॉलेज केवल स्किल का बेस होता है। इसीलिए मैंने इसको नीचे लिखा है, ये जो नॉलेज है ये स्किल का बेस है, बिना नॉलेज के स्किल नहीं आ सकती। भैया मैं जानूंगा कि ये पंचर के लिए ये स्क्रू है, ये पेचकस है, ये टायर है, तभी तो मैं पंचर बना पाऊंगा। जब मैं जानूंगा कि ये लेबर है, ये सुपरवाइजर है, ये पीएफ है, ये ईएसआई रिटर्न है, इनको ऐसे फिलअप किया जाता है, इनका ये फॉर्म होगा, तभी तो मैं स्किल के अंदर वो बना पाऊंगा। जब मैं एक्सेल सीखूंगा उससे पहले मेरे को समझना होगा ये कंप्यूटर है, इसमें ये एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, इसमें इतने वर्जन आते हैं, 11 का आता है, 13 का आता है, 7 का पुराना वर्जन है, डॉट एक्सएलएस इसकी एक्सटेंशन है, उसके बाद ही तो मैं एक्सेल सीख पाऊंगा। बट एटीट्यूड होता है कि आप कितना फास्ट उसको ग्रैब करना चाहते हैं। तो नॉलेज अलग अलग पार्ट है, स्किल एक अलग पार्ट है, और एटीट्यूड एक अलग पार्ट है। इंटरव्यू और तीनों चीजें चेक करता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड पे सिलेक्शन हो जाता है। सर मार्केटिंग के जो बंदे होते हैं ना, उनका एटीट्यूड पे सिलेक्शन कर लेती है कंपनी। क्या कर लेती है? एटीट्यूड पे सिलेक्शन कर लेती है कि भैया पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसमें स्किल कम है, हम सिखा देंगे। इसमें नॉलेज नहीं है हमारे प्रोडक्ट का, हम सिखाएंगे भैया, नॉलेज प्रोडक्ट हमारा, हम नॉलेज देंगे। स्किल नहीं है, हम देंगे, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड होता है एचआर के बंदे के पास, फाइनेंस के बंदे के पास एटीट्यूड है, नॉलेज है, स्किल नहीं है। स्किल कंपनी आपको सिखाएगी, लेकिन ज्यादा पैकेज लेना है तो आपको पहले से सीखना है। पहले से एक्सेल आना चाहिए, पहले से एमएस ऑफिस एडवांस आना चाहिए, पहले लेबर लॉ में डिप्लोमा होना चाहिए, पहले फाइनेंस के फंडे पता होना चाहिए, पहले मार्केटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 महीने, 15 दिन, 20 दिन जो इंटर्नशिप होती है, अरे 2 महीने की इंटर्नशिप का ही एक्सपीरियंस लेके जाओ, ट्रिमेंडस स्किल्स एनहांसमेंट करोगे, बिलीव मी। तो दैट इज द पावर ऑफ इंटरव्यू। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। 5-7 मिनट का वीडियो था, आपको बताना जरूरी था, बहुत से बच्चों का क्वेरी थी इसमें पैरेलल, इसलिए मैंने यहाँ पे बात छेड़ी। आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं पूरा 1 आवर का, तो मुझे बताएं। मैं इंटरव्यू के ऊपर ही कौन से प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ वीकनेस, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, आपको इसके आंसर पता भी होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझसे सीखना है, मुझसे सीखना कि सर आनंद सर कुछ बता दो, तो हम बता देंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, मैं तो बेटा ही आपकी मदद करने के लिए हूँ, ठीक है। तो चलिए अब ये सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन के प्रोसेस में प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, यानी कि चेक किया जाता है आपके रिज्यूम देख के कि हाँ इसमें बच्चों का क्वेश्चन है हाउ टू राइट रिज्यूम, बनाना है वीडियो, बता दीजिएगा। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के अंदर कि आपका रिज्यूम देखा जाता है, उसमें चेक किया जाता है भैया बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, क्या अकाउंटेंट की जॉब के लिए सेटेबल है, बीएससी का बंदा है बाहर निकालो, बीकॉम को अंदर लाओ, बीए फिर भी चल जाएगा। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाता है। फिर एप्लीकेशन उसकी रिसीव कर ली गई, इंटरव्यू के बाद भैया कितने में सैलरी में आ जाओगे, ये उसकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली गई। उसके बाद क्या करा जाएगा, स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में ही वैसे स्क्रीनिंग हो जाती है, लेकिन इसमें पार्ट जब बुक के अंदर जाते हैं तो तीनों अलग अलग पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहले इंटरव्यू लिया, पूछ लिया आपसे आपके बारे में, फिर आपकी एप्लीकेशन रखवा ली, फिर उसमें स्क्रीनिंग कर ली, फिर स्क्रीनिंग में आप पास हो गए तो आपका एक छोटा मोटा टेस्ट ले लिया जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कि भैया ये चीजें आप फिलअप करके दे दो। अब ये रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है,
इसके बाद आपका मेन इंटरव्यू, आप केबिन में जाते हैं और मेन इंटरव्यू स्टार्ट होता है और आज के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी रेफरेंस को भी चेक किया जाता है। अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो रेफरेंस भी चेक करती है, मींस के जो आप रेफरेंस लिख रहे होते हैं सीवी के अंदर या इंटरव्यू फॉर्म के अंदर या एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, कि इन्हीं बंदे ने, इसका एटीट्यूड कैसा है, ये बंदा हमारी कंपनी के लिए सूटेबल। याद रखिएगा, आर्मी में जाओगे, पुलिस में जाओगे या कहीं अच्छी किसी भी कंपनी, मतलब 6 लाख के पैकेज के ऊपर अगर आपका रिक्रूटमेंट आप चाह रहे हो तो रेफरेंस अच्छे लिखना, हो सके तो अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के लिखना, हो सके तो प्रोफेसर कैटेगरी से लिखना, मतलब मेरा तो एसोसिएट तक है पर आप प्रोफेसर कैटेगरी के लिखना, एचओडी के लिखना, डीन का लिखना, ताकि उनका रेफरेंस का वेट ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो तब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में आप फिट पाए जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाता है। बेसिक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हुआ, एप्लीकेशन रखवाई, उसकी स्क्रीनिंग करी, स्क्रीनिंग करने के बाद आपको क्या करा, एक टेस्ट दिया जिसमें रिटर्न टेस्ट बोल दो उसको, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हुए तो क्या करा, फिर आपके रेफरेंस को चेक करा। रेफरेंस चेक कहीं किया जाता है, कहीं नहीं भी किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, रेफरेंस चेक करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मोस्ट प्रोबेबली हर कंपनी कराती है, या तो फिर वो कह देती है आप जाके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट ले आई और मेडिकली फिट, फिर आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो जाता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ये रिक्रूटमेंट और मैंने कौन सी चीज बता दी अभी तक आपको, सिलेक्शन। अब ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस है। याद रखिएगा, जो एचआर के बंदे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि एचआरपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन योर करियर। जिसने बंदे ने एचआरपी के अंदर महारत हासिल कर ली ना, उसका एचआर का करियर रॉकेट से अमाउंट बरसता है उसके ऊपर। क्या है एचआरपी, याद रखिएगा, एचआरपी का मतलब जो अभी तक आप मैथमेटिक्शियन पढ़ रहे हैं वो नहीं है कि भाई मेरी एक्स कंपनी है, इसमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने, 20 ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर 10 स्किल्ड चाहिए और 10 सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड से भी काम हो जाएगा, है ना, ये है। और अभी इतने मैन पावर है, मान लेते हैं 2022 में, 2024 में, 2024 के अंदर, है ना, कंपनी रिक्रूटमेंट कहती है कि भाई मेरे को तो 30 ह्यूमन रिसोर्स यानी मैन पावर की जरूरत है और 30 ही मुझे स्किल्ड चाहिए। कौन से चाहिए, स्किल्ड चाहिए। तो ये आपने डेटा एनालिसिस करा, कंपनी का इतना फ्यूचर में आप ये समझ सकते हो ग्रोथ के चांसेस है, और कंपनी 20 के 30 जनों की एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है और 30 ही उसको क्या चाहिए, स्किल्ड चाहिए। अभी हमारे पास स्किल्ड मैन पावर 10 है, यानी 20 स्किल्ड मैन पावर और चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये 10 सेमी है, इनको हम स्किल्ड कर देंगे, 10 और जने जोड़ लेंगे, ये हो गए 30 और ये हमारी हो गई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बुक में अच्छा लगता है, ईमानदारी से बुक में अच्छा लगता है जो आपने आंसर बोलोगे कि सर 20 जने ये रहे, 10 और जोड़ देंगे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इन्हीं 20 बंदों को इतना ताकतवर बनाना है कि ये 30 का काम कर लें। इन्हीं, मैं क्या बोल रहा हूं, इन्हीं 20 बंदों से 30 का काम करवाना है, तभी एचआर की वैल्यू है, तभी धन बरसेगा। कैसे बरसेगा, इनकी ट्रेनिंग कराओ, इनके ट्रेनिंग में खर्चा करो, इनको रिटेन करके रखो, इनको रिटेन करके रखो। अगर इनका रिटेंशन रेशो हाई है तो इसको लो करने की कोशिश करो, मीन्स के कोई छोड़ के ना जाए। और ये जो इनकी स्किल एम्पावरमेंट करने के बाद आप ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी अपलिफ्ट कर सकते हो जिससे मेरे का 30 जनों का काम 20 जने कर सकें। अरे सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कंप्यूटर करता है कि नहीं करता, 5 टाइपराइटर का काम इकलौता कंप्यूटर करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है, 5 जने कैलकुलेशन लेने बैठते हैं और एक कैलकुलेटर कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, आपका काम है वो पता करना। अगर आप भी ये कह दोगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता, तो आप में और नॉन एचआर के बंदे में क्या डिफरेंस रहा। तो एचआर का बंदे का काम अपनी मैन पावर को इतनी स्ट्रांग बनाना, इतनी सस्टेन करना और हमें कॉम्पिटिटर एडवांटेज मिल सके। लेकिन जब हम बुकिश बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, यानी कि जो बुक के अंदर आंसर है उसके अंदर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव पहले पता करो कि हमको क्यों ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है, कितने नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है। करंट मैन पावर का पता करो, यानी कि मेरे को अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 30 जनों की रिक्वायरमेंट है और अभी करंटली मेरे पास कितने बंदे हैं, अभी करंटली सर मेरे पास 20 बंदे हैं, ठीक है। फिर डिमांड एंड सप्लाई का फोरकास्ट करो कि मेरे को 5 बंदे छोड़ के जाएंगे और 15 जने अप्लाई करेंगे, तो ये डिमांड और फोरकास्ट मैंने अप्लाई करी। इसके बाद मैन पावर का जितना गैप इमर्ज होगा,
5 बंदे छोड़ के जाए, वापस से मैं 15 हो गया, 15 ने अप्लाई करा, मतलब 10 ने अप्लाई करा ऐसे मान लेते हैं, तो 10 का गैप इमर्ज हो गया, है ना। जब ये 10 का गैप इमर्ज हो गया, इसको बोला गया, फिर से समझाता हूं, थोड़ा सा फास्ट हुआ। मेरे पास ऑब्जेक्टिव करना है 30 जने अभी हैं, और ऑब्जेक्टिव करना है 20 जने अभी हैं, और 30 जनों के पास पहुंचना है, यानी मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा कि मेरे को 30 जनों की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, मैंने करंट मैन पावर का पता लगाया, तो 20 जने मेरे पास अभी हैं। फिर मैंने डिमांड एंड सप्लाई का पता लगाया, यानी कि मेरे कितने जने रुकने वाले हैं और कितने जने जाने वाले हैं। तो मेरे को गैप पता चला कि भाई साहब मेरे पास जो रुकेंगे 5 जने चले जाएंगे और 10 जने 15 जने रुकेंगे, तो मेरे पास 15 ही बच जाते हैं एंड में। 5 जने छोड़ के मेरे को चले जाएंगे, इतना मान लो, केवल 15 बच गए। अब 15 बच गए और मेरे को चाहिए 30 जने, तो वापस से मेरे को कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, 15 जनों की और रिक्वायरमेंट रहेगी। ये हो गया मैन पावर का गैप। बात समझ में आई। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं एम्प्लॉयमेंट का प्लान करूंगा कि मेरे को भैया इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है, कौन सा चीप रहेगा, कौन सी मैन पावर मुझे कहाँ मिलेगी, क्या मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लेना है, या मुझे रेफरेंस के थ्रू लेना है। फिर मैं उन्हीं एम्प्लॉय का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करूंगा और उन्हीं की अप्रेजल की मैन पावर की प्लानिंग करूंगा, या उनको रिटेन करके रखूंगा। अप्रेजल ऑफ मैन पावर का मतलब यही है कि उनको ऐसे, अप्रेजल का मतलब तो वैसे कि उनकी कैलकुलेशन करना उनकी परफॉर्मेंस का, लेकिन यहां पर अप्रेजल का मतलब है कि उनको रिटेन करने के लिए एन के एन प्रकार उनको रोक के रखना, ताकि वो कंपनी की एसेट्स बन जाए। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हमने कराई, डेवलपमेंट कराया, तो अब वो कंपनी में सारा काम सीख गए, वेल वर्स हो गए। ये हो गई एचआरपी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब याद करा दूं एचआरपी को, एचआरपी याद करा दूं। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में सबसे पहले अपनी